साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज माइक ऑन कर रही हूं सीधे अयोध्या से। आपके लिए जो बड़ी खबरें लेकर आ रही हूं वो एक एक करके आपको बताऊंगी। आज सबसे पहले बात होगी 91 दिन के बाद युद्ध विराम कैसे खत्म हो चुका है। आज सबसे बड़ी खबर यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से हमला करने वाले हैं और क्या वो हमला आज रात ही हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी कम से कम यही बता रही है। जो युद्ध विराम 8 अप्रैल को हुआ वो 91 दिन बाद पूरी तरह से विफल हो गया। आज माइकॉन इस पर कर रही हूं। इसी के साथ आज बात करूंगी कि डील का टाइम ओवर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप आज सीधे सीधे कह रहे हैं कि इट्स ऑल ओवर, यानी उन्होंने कहा कि जिस डील पर बात हो रही थी, लगातार ईरान से बातचीत की कोशिशें हो रही थी, वो सब खत्म हो गई। अब क्या सब कुछ खत्म हो गया है और क्या इसका सीधा मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर फिर हमला करेंगे? क्या जिस युद्ध को हम खत्म होता देख रहे थे उसका फिर से आगाज हो गया? आज बात इस पर होगी। इसी के साथ बात करेंगे खलीफा के अंतिम संस्कार की। करोड़ों लोगों का जन सैलाब, और जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूं 4 तारीख से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया शुरू हुई 9 तारीख तक चलेगी। आखिर किस तरह से ईरान और दुनिया भर में शिया मुसलमान अली खमनई को विदाई दे रहे हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ आपको यह भी बताऊंगी कि क्या चंपत राय वापस ट्रस्ट में आ सकते हैं। 120 मिनट की मुलाकात चंपत राय और गोविंद गिरी के बीच हुई। इस मुलाकात में क्या क्या हुआ और चंपत राय के वापसी के रास्ते क्या ट्रस्ट में अभी भी खुले हुए हैं, आज इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी उस जंग की जो खत्म होते होते फिर से भड़क गई है। I think it's over. People, they're led by sick people. अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच एक सीज फायर हुआ और पूरी दुनिया को लगा कि अब कोशिशें तेज हैं दोनों की तरफ से एक डील और एक समझौते पर आगे बढ़ने की। वो डील पर कभी बात हुई, कभी बनी, कभी बिगड़ी, लेकिन तब भी डील पर चर्चा तो जारी रही। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में नजर आए और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे इशारा कर दिया कि अब ये डील नो डील हो गई है, यानी कोई समझौता नहीं, अब सिर्फ युद्ध होगा और ये युद्ध में हमला आज रात भी हो सकता है। कितना दम है डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी में? क्या फिर से युद्ध का आगाज हो गया है? I think it's over. I want to deal with them with this. You know, there's people. They're led by sick people. If they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. ईरान से अमेरिका का समझौता खत्म। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद खत्म। ईरान और अमेरिका का युद्ध विराम भी खत्म। 91 दिन पहले बंद हुई जंग की आग फिर भड़कने वाली। मिसाइलों का जखीरा फिर आसमान नापने लगा है, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीज फायर पर फिर सवाल खड़े हो गए। सिर्फ 24 घंटे पहले यूएस बॉम्बर्स ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकाने, कमांड सेंटर, ड्रोन बेस और सैन्य ढांचे पर हमले हुए, जिसके बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया, I think it's over. Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. तो सवाल उठने लगे कि पश्चिम एशिया में शांति के चैप्टर का क्या दी एंड हो चुका है और क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान में पहले 5 जनाजे निकले,
फिर बमों की बारिश शुरू हो गई और उसके बाद ट्रंप का ऐलान आया कि 3 महीने तक चला युद्ध विराम अब टूटता नजर आने लगा है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से बारूदी धमाकों का दौर शुरू हो गया है और दुनिया को डर है कि कहीं फिर से तबाही का नया दौर तो शुरू नहीं होने वाला। I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life is that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success, tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys, and I say this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. ट्रंप के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं। क्या 91 दिन की शांति खत्म हो गई? क्या युद्ध विराम अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या ट्रंप ने युद्ध का संकेत दे दिया है? बीते 24 घंटे में जितनी तेजी से घटनाक्रम बदला, एक तरफ अमेरिका के हमले हुए, फिर ईरान की चेतावनी सामने आई और अब ट्रंप के तेवर ये साफ करते हैं कि पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। चलिए पहले आप उन 7 तारीखों को भी जान लीजिए जब पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के हमलों के बीच दहल उठी। 28 फरवरी 2026 ईरान पर बड़ा हमला हुआ। 8 अप्रैल 2026 ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया। 11-12 अप्रैल दोनों देशों में पहली बातचीत। 21 अप्रैल युद्ध विराम आगे बढ़ाया गया। 17 जून MOU पर साइन हुई। 7 जुलाई हॉर्मुज विवाद के बाद तनाव बढ़ा। 8 जुलाई ट्रंप बोले इट्स ओवर। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ आया हॉर्मुज स्ट्रेट से, जहां जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमला बोल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने ईरान की समुद्री और सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन तेहरान झुकने के मूड में नहीं दिखा। ईरानी नेतृत्व लगातार कह रहा है कि दबाव और धमकियों के बीच कोई समझौता नहीं होगा और ईरान ने भी पलटवार शुरू करने का ऐलान कर दिया। दरअसल अमेरिकी दावे के मुताबिक हॉर्मुज में ईरान की बड़ी कार्रवाई में 3 तेल टैंकर बने निशाने। कतर का कड़ा संदेश आया, जहाजों पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया और तेहरान का 2 टूक जवाब था, दबाव में अमेरिका से नहीं होगी बातचीत। Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. इधर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता तेल को लेकर है, क्योंकि पिछली जंग में हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए संकट का केंद्र बन गया था। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। अगर अमेरिका और ईरान फिर सीधे टकराव की राह पर बढ़ते हैं, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर से हॉर्मुज के साइड इफेक्ट को झेलेगी और एक बार फिर से तेल महंगा होगा। शेयर बाजारों में उथल-पुथल बढ़ेगी और दुनिया एक नए वैश्विक संकट का सामना कर सकती है। चाहे षड्यंत्र के अंतर्गत ही अमेरिका ने मौका दिया हो ईरान को, लेकिन फिर भी कई मौके दिए गए कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आ जाए, समझौता हो जाए, लेकिन ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अब जब शोक चल रहा है ईरान के अंदर, अयातुल्ला खोमेनी की शव यात्रा चल रही है, ऐसे में ईरान कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप का सर कलम कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को जो मारेगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और बाकायदा एक मुख्तार यूनिट बना दी गई है जिसमें तरह तरह के कॉम्पिटेंट किलर्स ज्वाइन करवा दिए गए हैं। यानी ऐसे समय में फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि आओ मैं समझौता करता हूँ। 91 दिन चली शांति की ये कहानी अब खत्म होती नजर आने लगी है। महज 21 दिन पहले जिस समझौते को नई शुरुआत बताया गया था, उस पर सवाल खड़े हो गए। ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राष्ट्रपति कहता है आई थिंक इट्स ओवर। अब सवाल सिर्फ युद्ध विराम का नहीं, सवाल ये है कि क्या पश्चिम एशिया फिर बारूद के हवाले होने जा रहा है? क्या मिसाइलों का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की उल्टी गिनती देख रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इट्स ओवर बहुत से संकेत देता है और एक तरह से डर भी पैदा करता है कि क्या दुनिया फिर उसी युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी जहां से निकलकर बाहर आने की कोशिश उसने की। वो समय आपको याद होगा जिस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही थी, किस तरह पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था हिल गई थी, तेल के दाम उछल गए थे और ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला। न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि बर्बादी की वो तस्वीरें इस पूरी दुनिया ने देखी थी जिन्हें देखकर हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि ये युद्ध खत्म हो जाए। उन तस्वीरों को आज एक बार फिर देखेंगे तो यही सोचेंगे कि क्या ये फिर सामने आने वाली हैं, क्या ये वही युद्ध है जो फिर से अब आपके और हमारे सामने पुनः होगा। फरवरी के हमले के बाद जब अमेरिका और ईरान भिड़े थे तो आसमान से 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरे थे, समंदर में युद्धपोत उतर आए थे, हजारों ड्रोन उड़ रहे थे, तेल का रास्ता बंद हो गया था, हजारों लाशें बिछ गई थी। और जब युद्ध विराम हुआ तो दुनिया ने सोचा कि वो खौफनाक दौर पीछे छूट गया, लेकिन अब ट्रंप के एक बयान ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पश्चिम एशिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान में जमकर तबाही मचाई। 28 फरवरी को हुए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। फिर अमेरिका ने आसमान, समंदर और कई मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई की थी। 28 फरवरी के बाद सबसे खौफनाक ऑपरेशन था भूमिगत परमाणु ठिकानों पर हमला, जहां अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए। इन बमों का इस्तेमाल फोर्दो और नतांज जैसे शहर भूमिगत परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया था। निगरानी और कमांड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी अमेरिका ने किया था। अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन में 7 B-2 बॉम्बर्स, दर्जनों लड़ाकू विमान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म, एयर टैंकर और एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी शामिल थे। पूरे अभियान में 125 से ज्यादा अमेरिकी विमान और सैन्य प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए गए। युद्ध के शुरुआती घंटों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड कंट्रोल सेंटर, मिसाइल अड्डों और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तेहरान, नतांज, फोर्दो, इस्फहान और बंदर अब्बास जैसे इलाके हमलों की जद में आए। इतने भीषण हमलों के बाद तब ईरान खामोश नहीं बैठा, बल्कि ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई थी और जवाब में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स, हजारों ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलें दागी गई। इजराइल के कई शहर, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डे और ऊर्जा प्रतिष्ठान निशाने पर आए। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरब तक युद्ध की गूंज सुनाई थी। इस दौरान ईरान ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था। बैलिस्टिक मिसाइलें, हजारों अटैक ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, समुद्री ड्रोन और मिसाइल। अमेरिका से ईरान की जंग का सबसे बड़ा रण क्षेत्र सिर्फ जमीन नहीं बल्कि समंदर भी था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत, निगरानी विमान, ड्रोन और मिसाइल रोधी सिस्टम तैनात किए गए। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी नौसैनिक ताकत, मिसाइल बोट और समुद्री निगरानी नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। हालांकि इस दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के तेहरान, नतांज, फोर्दो, इस्फहान और बंदर अब्बास जैसे शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान पर पिछली दफा हुए हमलों में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी घायल हैं। सबसे ज्यादा तबाही ईरान और लेबनान में दर्ज हुई। लेकिन इतनी तबाही और इतनी बर्बादी के बाद दुनिया ने कुछ दिनों के लिए राहत की सांस ली ही थी कि अब ट्रंप एक बार फिर से युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं।
तो अब सवाल उठता है कि एक जंग खत्म हुई थी, एक समझौता हुआ था और एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन अब वही उम्मीद बिखरती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने दोबारा हमला शुरू कर दिया है, ईरान जवाबी चेतावनी दे रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि उनके लिए सब खत्म हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल युद्ध विराम का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया एक और ऐसी लड़ाई देखने जा रही है जिसकी गूंज तेल बाजारों से लेकर वैश्विक राजनीति तक सुनाई देगी। तो एक तरफ अमेरिका का हमला होने की आशंका फिर से है, तो वहीं दूसरी तरफ अली खamenei, ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार ईरान में हो रहा है। इन दोनों ही तस्वीरों को आप एक तरफ समझिए, क्योंकि जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार इससे पहले भी ईरान को निशाना बनाने की बात करते रहे हैं, वो एक ऐसे समय युद्ध के फिर से भड़कने की बात कर रहे हैं जब करोड़ों लोग तेहरान पहुंच रहे हैं अली खamenei के इस अंतिम संस्कार में पहुंचने के लिए। ईरान में एक तरफ खामेनेई का जनाजा है और दूसरी तरफ दोबारा जंग की आहट है। एक तरफ अंतिम विदाई के लिए उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ है और दूसरी तरफ मिसाइलों के हमले हैं। एक तरफ कब्र तक जाने वाला सफर है, दूसरी तरफ ईरान में युद्ध की तरफ बढ़ते कदमों का डर है। और इन दोनों तस्वीरों के बीच खड़ी है पूरी दुनिया, जिसे डर है कि कहीं शोक की ये घड़ी बदले की नई कहानी में ना बदल जाए। ईरान में जनाजे अभी खत्म नहीं हुए हैं, मिसाइलों के धुएं अभी आसमान से गायब नहीं हुए हैं, लेकिन पश्चिम एशिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां से आगे सिर्फ युद्ध है, तबाही है और अनिश्चितता है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, आई थिंक इट्स ओवर, और अगर सच में सब खत्म हो गया है तो फिर शुरू क्या होने वाला है? To me, I think it's over. अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दूसरे चैप्टर का आगाज होता है तो क्या होगा? सबसे पहले निशाने पर होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। पिछली लड़ाई में भी हॉर्मुज पूरी दुनिया की चिंता का केंद्र बन गया था। हजारों जहाज फंसे रहे, तेल महंगा हुआ था, दुनिया भर के बाजार कांप गए थे और अब डर ये है कि कहीं इस बार हॉर्मुज पूरी तरह युद्ध क्षेत्र में ना बदल जाए। हॉर्मुज बनेगा सबसे बड़ा रण क्षेत्र, वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर, कच्चे तेल की कीमतों में विस्फोट, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ तेल और समंदर तक सीमित नहीं रह सकती है, क्योंकि अब अमेरिका के निशाने पर होगी ईरान की धरती के नीचे फैली हुई उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। पहाड़ों के बीच बने सुरंगों के विशाल नेटवर्क, हजारों हजार सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर, छिपे हुए कमांड सेंटर, और यही ठिकाने किसी भी अमेरिकी सैन्य योजना के सबसे बड़े लक्ष्य बन सकते हैं। पिछली लड़ाई में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए थे। टॉम हॉक मिसाइलों ने दूर बैठे लक्ष्य भेदे थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल उस शख्स को लेकर होगा जिसका नाम है मुस्तबा खामेनी, जो अब तक ना मीडिया में आए और ना ही उनकी लोकेशन किसी के पास है। यानी ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका मुस्तबा तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अमेरिका का प्राइम टारगेट होगा मुस्तबा खामेनी।
और फिर आएगा ईरान के परमाणु प्रोग्राम का सवाल। अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का असली भंडार कहां है, कितना है और किन सुविधाओं में सुरक्षित है। अगर जंग बढ़ती है तो निगाहें फिर उन्हीं अंडरग्राउंड ठिकानों पर टिक सकती हैं, जहां परमाणु गतिविधियों से जुड़ा ढांचा मौजूद माना जाता है और अमेरिका इन ठिकानों पर दोबारा हमले शुरू कर सकता है, जिनमें ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, परमाणु प्रोग्राम, संवर्धित यूरेनियम भंडार, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध दोबारा शुरू होता है तो सवाल सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान का नहीं होगा, बल्कि सवाल होगा तेल का, सवाल होगा होर्मुज का, सवाल होगा पश्चिम एशिया की स्थिरता का और सवाल होगा उस पूरी शांति प्रक्रिया का जिसे दुनिया ने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। चंपत राय इस्तीफे के बाद आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात तकरीबन 120 मिनट चली। इस मुलाकात के साथ साथ आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। टिन्नू यादव के एक बड़े अधिकारी और एक रसूखदार अधिकारी के रूप में मंदिर के अंदर बर्ताव करने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इसके बाद एक बार फिर से ये सवाल शुरू हो गया है कि आखिर मंदिर प्रशासन किसके हाथों में था। ये तस्वीरें राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव के रसूख की सबसे बड़ी गवाह है। वो कभी राम मंदिर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शिखर पर चढ़ा दिखाई दे रहा है, तो कभी राम मंदिर परकोटे में दुर्गा मंदिर के कलश स्थापना कार्यक्रम में सबसे मुख्य भूमिका में नजर आ रहा है। मंदिर के अंदर होने वाले तमाम बड़े सरकारी और धार्मिक कार्यक्रमों में वो हमेशा अहम भूमिकाओं में मौजूद रहता था। पूरे मंदिर परिसर में वो किसी वीवीआईपी नेता या अफसर की तरह गोल्फ कार्ट में घूमता हुआ साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के इस ड्राइवर का मंदिर में कितना दबदबा था और आरोप है कि इसी रसूख की आड़ में उसने चंदे पर हाथ साफ कर दिया। दूसरी तरफ आरोपों के घेरे में आए चंपत राय ने तीर्थ क्षेत्र भवन में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के साथ बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक गुप्त बैठक की। महासचिव पद से इस्तीफा मंजूर होने के बाद चंपत राय की ट्रस्ट के किसी बड़े नेता से ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले चंपत राय ने चिट्ठी लिखकर खुद को फंसाने का आरोप लगाया था और अनिल मिश्रा समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। इस मुलाकात की तस्वीरें तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि चंपत राय गोविंद देवगिरी से काफी नाराज हैं और नाराज हों भी क्यों ना, क्योंकि गोविंद देवगिरी ने ये कहकर खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया या यूं कहें कि पल्ला झाड़ लिया कि मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ जो खर्चे हैं उन खर्चों के लिए बैंक से निकलने वाले पैसों के चेक बुक पर साइन करने तक सीमित है, इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या की ये अंदरूनी कलह यहीं नहीं रुकी। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने इसके बाद ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य पद से हटाए गए गोपाल राव से भी मुलाकात की, जिसने इस पूरे मामले में सस्पेंस और बढ़ा दिया है। इस बीच ये सनसनीखेज जानकारी सामने आई है कि आरोपियों ने दान की फर्जी रसीदें भी छपवाई थी, जिनके जरिए वो दान का पैसा अपनी जेब में डालते थे। पता चला है कि आरोपी न केवल चंदा चोरी करते थे बल्कि फर्जी रसीद काट कर भी चंदे का पैसा अपने पास रख लेते थे। आरोपियों की निशानदेही पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक भी बरामद हुई है। इस रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवाया गया था और ये हूबहू असली रसीद की तरह दिखती है। लेकिन जब नई व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलने लगी तो आरोपियों ने इन रसीदों का प्रयोग बंद कर दिया। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को अयोध्या पुलिस ने पूछताछ के लिए अपनी रिमांड में ले लिया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 1 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। तीनों से अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। चोरी की रकम
उसके इस्तेमाल, अन्य संभावित आरोपियों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस बाकी आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अब इन आरोपियों से सवाल करेगी। रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना की। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और आज वहां ओम नमः शिवाय का जय घोष गूंजा। आज आपको दिखा रही हूं वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियोंतो के साथ वहां के प्रम्बानन मंदिर पहुंचे और इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर किस तरह से ओम नमः शिवाय का जय घोष हुआ है, कैसे भारत की सनातन संस्कृति आज 7 समंदर पार इंडोनेशिया में दिखाई दी, उसकी एक झलक देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रम्बानन मंदिर परिसर में दाखिल हुए तो वहां ओम नमः शिवाय और वैदिक मंत्रों की गूंज हुई। 43 मीटर ऊंचे इस भव्य शिव मंदिर की चौखट पर शीश नवाकर पीएम मोदी ने न केवल अपनी व्यक्तिगत शिव भक्ति को प्रदर्शित किया, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में फैली भारत की ऐतिहासिक जड़ों को भी जीवंत कर दिया। प्रम्बानन के ठीक बीचों बीच 47 मीटर ऊंची वास्तुकला का वो चमत्कार जो भगवान शिव को समर्पित है। महादेव के इस मुख्य मंदिर के साथ ही यहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा के मंदिर भी पूरी भव्यता के साथ खड़े हैं। इस त्रिकोण की वजह से ही इसे त्रिमूर्ति परिसर के नाम से पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि 9वीं सदी के दौर में जावा के हिंदू राजवंशों ने इसका निर्माण कराया था। ये महज एक मंदिर नहीं, बल्कि 240 कड़ियों का एक विशाल आध्यात्मिक गढ़ था, जिसके अवशेष आज सदियों बाद भी प्राचीन भारत की शिल्पकला और वैभव की गवाही दे रहे हैं। वक्त गुजर गया, सदियां बीत गई, लेकिन प्रम्बानन मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई रामायण आज भी उतनी ही जीवंत है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी के रूप में उतरी रामकथा आज भी इतिहास प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। सिर्फ दीवारें ही नहीं, इंडोनेशिया की कला का गौरव कहा जाने वाला रामायण बैले हर शाम इसी अटूट विरासत को मंच पर उतारता है। यानी सनातन की जो सांस्कृतिक धारा सदियों पहले भारत से चली थी, उसने समंदर पार जावा की इस मिट्टी को भी अपना बना लिया और स्थानीय रिवाजों में मिलकर आज भी यहाँ की सांसों में जिंदा है। दुनिया के नक्शे पर इंडोनेशिया की पहचान भले ही सबसे बड़े मुस्लिम आबादी के तौर पर हो, लेकिन इस मुल्क का इतिहास सिर्फ इस एक पहचान में नहीं सिमटता। यहाँ की हवाओं में सनातन की खुशबू है और इसकी मिट्टी में हिंदू बौद्ध गौरव का साया। जावा के विशाल मंदिरों से लेकर बाली के समंदर के तटों तक रामायण और महाभारत के किरदार आज भी यहाँ की लोक चेतना और संस्कृति का हिस्सा हैं। यही वजह है कि इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति सिर्फ इतिहास की बंद किताबों का पन्ना नहीं है, बल्कि यहाँ के आम जनमानस के जीने का सलीका है। आज के दौर में कूटनीति सिर्फ बंद कमरों के समझौतों तक सीमित नहीं रही। सांस्कृतिक विरासत अब दो देशों को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जब दो ताकतवर देश अपनी साझा अतीत को गले लगाते हैं, तो उसके बीच का कूटनीतिक भरोसा और रणनीतिक सहयोग भी उतना ही फौलादी हो जाता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को काउंटर करने की रणनीति, प्रम्बानन के ये ऊंचे शिखर दोनों देशों को सिर्फ गुजरे कल से नहीं, बल्कि आने वाले उज्जवल कल से भी जोड़ते हैं। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, लेकिन इस इस्लामिक मुल्क की रूह में आज भी सनातन संस्कृति बसती है। यहाँ की हवाओं में हजारों हिंदू मंदिरों का दिव्य शंखनाद आज भी गूंजता है। पूरा बेसाकी पाली का सबसे बड़ा मंदिर, पूरा तानाह लोर समंदर की लहरों के बीच भगवान वरुण का धाम, पूरा उलून दानो झील के पानी पर तैरता जल देवी का अलौकिक मंदिर, पूरा लिम्पियांग दुनिया भर में मशहूर गेटवे ऑफ हेवन, पूरा उलुवातु समंदर की ऊंची चट्टानों पर मौजूद अद्भुत वास्तुकला का संगम, और प्रम्बानन मंदिर
जावा की धरती पर त्रिमूर्ति को समर्पित 1000 साल पुराना भव्य मंदिर। ये दौरा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक ठोस कूटनीतिक और ऐतिहासिक कदम है। एएसआई प्रम्बानन मंदिर के परिसर के संरक्षण और कायाकल्प का काम संभाले। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसके लिए आधिकारिक घोषणा की है। खास बात यह कि साल 2026-27 को दोनों देशों ने टैगोर देवांतरा सांस्कृतिक कूटनीति वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। 1000 साल का इतिहास, जावा के ऐतिहासिक धरती, देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा, महिमा और सनातन के इस सबसे बड़े केंद्र पर भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी, ये महज एक दौरा नहीं, दो महान सभ्यताओं की महाजुगलबंदी है। प्रम्बानन गवाह है कि सरहदें बदल सकती है, हुकूमतें मिट सकती हैं, लेकिन संस्कृति का समंदर कभी नहीं सूखता। 7 समंदर पार भी सनातन की ये लौ आज भी उतनी ही जीवंत है। और यही वजह है कि आज जब प्रम्बानन में मंदिर के घंटे गूंजते हैं, तो उसमें भारत और इंडोनेशिया के अटूट रिश्तों की गूंज सुनाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आसमान से इस वक्त भारत में आफत बरस रही है। आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो चुका है। जिस तरफ देखो उस वक्त उस तरफ पानी से किस तरह से मुसीबत खड़ी हो रही है। आपको बताऊं कि देश भर में 13 ऐसे राज्य हैं जहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब दिल्ली में देखिए किस तरह आफत आई हुई है। मुंबई की रफ्तार थम गई है। गुरुग्राम की बात करें तो ऐसा लगता है वो डूब रहा है। जिस शहर को की तस्वीर आ रही है वो खौफनाक है। आपको दिखाऊं कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस तरह से जल कहर बरपा रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, सड़कों पर तैरती गाड़ियां, घरों में घुसता घुटनों तक पानी और थमी हुई रफ्तार। ये 3 बड़े शहर इस वक्त पानी पानी हो गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, केरलम, यूपी, अलग अलग राज्यों में आसमान से बरसती आफत, कहीं सड़कें बनी तालाब तो कहीं लैंडस्लाइड से तबाही। सबसे ज्यादा बुरा हाल देखने को मिला गुरुग्राम में। एक ही दिन की बारिश में 3 बसें हादसे का शिकार हुईं। बारिश की वजह से पूरी सर्विस रोड पानी में डूब गई। दोनों तरफ जो नाले खुले हुए थे वो पानी में छिप गए और अलग अलग इलाकों में ये तीनों गड्ढों में समा गईं। पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए खोदे गए एक गड्ढे में स्कॉर्पियो एसयूवी और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां फंस गईं। आप देखिए कि किस तरीके से बरसात का मौसम फिर आया है और पहली बारिश के अंदर पूरा का पूरा सड़क जो है वो डूब चुका है और गुरुग्राम वासियों को कितनी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। गुरुग्राम के पटेल नगर में महंगी महंगी गाड़ियां कैसे पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। और ये जो इलाका है वो पॉश इलाकों में से गिना जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, गुरुग्राम का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सिर्फ इस साल नहीं साल दर साल जो है वो एक परेशानी का सबब बनता रहा है। हमेशा हमने देखा कि जब भी थोड़ी बहुत भी अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर सड़कों पर जो है वो जल भराव हो जाता है। गुरुग्राम के एक और इलाके की तस्वीरें देखिए। बाइक्स पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। लोग सड़क नहीं जैसे कोई नदी पार कर रहे हैं। घुटनों से भी ऊपर तक हर तरफ पानी ही पानी है। और फिर गुरुग्राम की ऐसी रफ्तार रुकी कि NH 48 पर लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गई थी, बैठ गई थी, जिसके बाद NHAI के अधिकारी भी आते हैं, यहाँ पर NHAI के वर्कर्स भी आते हैं और इसको जो है वो ठीक कराने का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाता है। और तकरीबन इसे देखिए आप तो कंप्लीट कर लिया गया है। नोएडा के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद इस कदर पानी भरा कि अंडरपास समंदर बन गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये 130 मीटर रोड पर स्थित अंडरपास है जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है कि जल भराव कितना हो चुका है। लगातार
हर साल जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है वो पानी निकासी के लिए हर साल टेंडर छोड़ती है, पर जब मानसून आता है तो ये हालात देखने को मिलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल भराव देखने को मिला। ये तस्वीरें बदरपुर की हैं। देखिए कैसे सड़कें नदियां बन गई हैं। अब आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं पुणे की। भारी बारिश की वजह से नदी में आई बाढ़ से एक पुल के ऊपर पानी बहने लगा है। इस रास्ते पर यातायात पूरी तरह रोक दिया गया है और लोगों से पुल पार न करने की अपील की गई है। नासिक का हाल देखिए। यहाँ मिलिंद कॉलोनी का इलाका पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है, जिससे गाड़ियों और पैदल चलने वालों दोनों के लिए ही आना जाना मुश्किल हो गया। नंदिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी घरों तक पहुँचना शुरू हो गया है। देखिए ये जो नदी है इसका स्तर यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा है। नंदिनी रिवर है ये, और इसके कारण जल भराव की स्थिति जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगी। मेरी बाई और आप देख सकते हैं ये जो पुल है पूरा वो एक तरह से जलमग्न हो गया है, और साथ ही साथ अब ये जो पानी है इस पुल के ऊपर से जाने लगा है। और उस तरफ भी हम कैमरा पैन करके अशोक जी तस्वीरें दिखाएंगे और देखेंगे कि ये जो इलाका है वो कॉलोनी है वो पूरी तरह से कट गई है। यहाँ पर लोग नहीं आ सकते हैं और यहाँ से प्रशासन लगातार उन्हें अलर्ट भेज रहा है कि उस तरफ अपने घरों से बाहर न निकले। अब गुजरात के नवसारी की तस्वीरें देखिए। पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। निचले इलाकों में 8 से 9 फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ बारिश की वजह से 300 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। अभी हम खड़े हैं जो काशीवाड़ी विस्तार है, यहाँ पर 500 जो घर है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। 3 से 4 फुट जितना पानी भरा हुआ है। रात भर यहाँ पर पानी भरा हुआ था और लोगों की मुश्किलें ज्यादा हो रही है। यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो ये जो बाढ़ का जो पानी है उसका जो जलस्तर है वो घट नहीं रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। आप किनारों पर मकानों और दुकानों की इमारतों की पहली मंजिल को देखिए, जो पानी में पूरी तरह डूब गई हैं। सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। लोगों के घर डूबने की वजह से उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अब आपको केरलम के वायनाड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो गई है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम वायनाड में उसी जगह पहुंची जहां ये हादसा हुआ। इस मलबे में दबे हुए 5 लोगों की जो बॉडी है वो रिकवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल एनडीआरएफ टीम के लिए जो है 2 टीम यहाँ पर जुटी हुई है। आप इस दृश्यों के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरीके से कहीं मुश्किलें उनको भी हो रही है, क्योंकि तेज बारिश है एक तरफ और हवा भी है जो है बड़ी जोरों से यहाँ पर दिखाई दे सकती है आपको। जल प्रलय की ये तस्वीरें देखकर सिर्फ इस बात का एहसास होता है कि प्रकृति के आगे कैसे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें आना बंद हों और लोग सुरक्षित रहें। इन तस्वीरों से आने वाले समय में भी हमें भी सबक लेने की ज़रूरत है। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।